फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। पुश और पुल। इट कैन मूव एंड ऑब्जेक्ट इट कैन स्टॉप। मूविंग ऑब्जेक्ट it can change the direction, can change the speed, can change shape। इफेक्ट फोर्स के लिए होती है। टेंडेंसी है बॉडी की इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, inertia of mass। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट भेजते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, जिससे कि हम आपको और भी बेटर वीडियो दे सकें। और यदि कोई वीडियो आपको लेसन समझ ना आए तो एक बार नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, उसके बाद दोबारा लेसन सुनिए, पढ़िए, समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताऊँ फोर्स क्या होता है। फोर्स सिंपली इट इज पुश और पुल। अगर सामने से कोई आपको खींचता है दिस इज ए पुल, बैक से पुश करता है जिसे पुश। लेकिन ये डेफिनेशन फिजिक्स की सी नहीं लगती। आगे बताएंगे फिजिक्स की डेफिनेशन, इसको डिस्कस करके आ जाएंगे। इट इज ए पुश और पुल which tries to move a body or stop a body। अब ये इफेक्ट क्या होते हैं इसके। आग स्टेशनरी कोई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर फोर्स लगाएंगे तो इट मे मूव, तो इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई वस्तु मूव कर रही है, सपोज फुटबॉल आ रही है आपके सामने और वो आ रही है रोलिंग रोलिंग, आप पैर अड़ा देते हैं, उसे रोक देते हैं, तो इट कैन मूव, इट कैन स्टॉप। मूविंग ऑब्जेक्ट तीसरा, सपोज बॉल आ रही है और आप उसमें किक मार दो, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। सपोज कोई बॉडी मूव कर रही है, उसमें आप पीछे पुश कर दें तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। पांचवा, जब फोर्स लगा रहे हैं, सपोज आपके पास बॉल है, बॉल यहां रखिए टेबल पर और टेबल पर आप प्रेस करेंगे वाला अप्लाइंग फोर्स, तो वो ना मूव करेगी ना कुछ, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी। कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी। इफेक्ट फोर्स के ये होते हैं। और कोई इफेक्ट हो तो मेरे हिसाब से नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स, बैलेंस फोर्स दो तरह के होते हैं, फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस।
बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस में टू और मोर देन टू फोर्सेस लगे हुए हैं, उनका इफेक्ट जीरो हो तो बैलेंस्ड फोर्स है। F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो। अगर उनका रिजल्टेंट इफेक्ट जीरो है तो फोर्सेस जो होंगे बैलेंस्ड फोर्स कैसे कहलाएंगे। और अनबैलेंस्ड फोर्स में इनका बैलेंस जीरो नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब फोर्स बैलेंस्ड होंगी तो ना तो बॉडी को मूव करेंगे, ना स्पीड चेंज करेंगे, अपना इफेक्ट केवल दिखाएंगे। दे कैन चेंज द शेप। इधर भी फोर्स लग रहा है आपका, इधर भी फोर्स लग रहे हैं, और ये जो है बैलेंस कर रहे हैं, तो इसकी शेप चेंज होगी, ये मूव नहीं करेगी। बैलेंस फोर्स कैन नॉट मूव द बॉडी, कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, बट दे कैन चेंज द शेप। शेप चेंज होगी। दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स है, यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है और यहां पर 2F 3F लगे हुए हैं, इधर 2F है, तो इसमें रिजल्टेंट इज नॉट जीरो। 2F 3F 2F, तो ये मूव करेगी। Unbalanced force, they will not change the shape of the body, but they will move the body, or they can stop the body as they are being applied. तो आगे एक समझ बैलेंस फोर्स में सम ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। अनबैलेंस फोर्स में सम ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये वो हो गया। नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ये स्टेट करता है जो बॉडी चल रही तो चलती रहेगी यूनिफॉर्म स्पीड से, और रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। ए बॉडी विल बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless an unbalanced force is not applied to it। तो ये है, चल रही है तो चलती रहेगी, इस पर ये बॉडी है तो ये मूव है, इस कांस्टेंट स्पीड से ही चलती रहेगी, या रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स, इस पर फोर्स लगा दिया तो इट विल स्टार्ट मूविंग और विल ट्राई टू स्टार्ट। मूव कर रही है, सपोज योर बाइक इज मूविंग, ये कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी अनलेस अनटिल अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू। आप कहोगे कि अप्लाई नहीं करते, जब ब्रेक जब इंजन ऑफ करते तो रुक जाती है, इसलिए रुक जाती है, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है उस समय। तो ये इस तरह ये टेंडेंसी उसकी, जो पहला लॉ तो यही खत्म होगा, रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही तो चलती रहेगी, अनलेस अनटिल अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू इट। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया ये टेंडेंसी, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? ये टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्पीड कॉन्स्टेंटली और टू मेंटेन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। ये टेंडेंसी है बॉडी की इनर्शिया, इसे इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया जो है 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑफ मोशन स्पीड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, चौथा इनर्शिया
ऑफ मास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये टेंडेंसी है, एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन यू आर सिटिंग इन द बस और बस सडनली स्टार्ट्स, then the passengers bends backward, उनको पीछे को झुक जाते हैं। क्यों? कि इंजन ने बस को तो चला दिया, लेकिन वो रेस्ट पे है उस पैसेंजर, तो पीछे को झुक जाते हैं जैसे ही बस चलती है। और दूसरा एग्जांपल कि आपके पास ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट में डस्ट पार्टिकल है, उसको स्टिक मारते हैं तो डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं। स्टिक मारने से क्या होता है, मोशन आ जाता है उसमें ब्लैंकेट में, लेकिन उसके पार्टिकल रेस्ट पर हैं, इसलिए वो अलग हो जाते हैं उससे। तीसरा एग्जांपल है कि आप बुलेट फायर करते हैं विंडो पेन में, शीशा जो खिड़की का विंडो फायर करते हैं, तो वो जहां फायर लगता है केवल वो ही शीशा वहां से होल हो जाता है, एक ऐसा नहीं सारा विंडो का पेन चटक जाए, ऐसा नहीं होता। चौथा एग्जांपल ये है, एक पेड़ है, ट्री है, उसको आप सडनली बहुत शेकन करें तो उसकी पत्तियां कुछ गिर जाती हैं। क्यों? कि आपने फोर्स लगाया उस पर, ट्री पर, ट्री हिलने लगा, लेकिन उसकी लीव्स जो हैं रेस्ट पर हैं, तो रेस्ट पर रहना चाहिए, इसलिए वो गिरने लगती हैं। तो चार है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ स्पीड। इनर्शिया ऑफ स्पीड में क्या आता है, सपोज बस को, यू आर ट्रेवलिंग बस को ब्रेक लगा दिए जाए, तो यू आर इन स्पीड एंड बस इज इन स्पीड। बस को तो ब्रेक लगा दिए, लेकिन आपको तो ब्रेक नहीं लगाए, तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये इनर्शिया ऑफ स्पीड के कारण होता है, मोशन के कारण। और दूसरा, व्हाइल यू आर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस, जब आप बस से उतर रहे हैं तो आप यदि बस की डायरेक्शन में नहीं 2 कदम भागेंगे तो आप गिर जाएंगे, ये इनर्शिया ऑफ स्पीड की वजह से। तीसरा एग्जाम्पल ये है, बस में जो सामान रखा होता है हल्का, तो उसके बांधा जाता है, अगर नहीं बांधा जाए तो बस जब चलेगी तो सामान पीछे गिर सकता है, तेजी से चलाई तो, लॉ ऑफ रेस्ट की वजह से। और जब ब्रेक मारेंगे तो लॉ ऑफ स्पीड की वजह से वो जो है आगे को सामान गिर सकता है, इसलिए उसको टाइट किया जाता है, बस की छत पर जो सामान रखा जाता है, लॉ ऑफ स्पीड। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन में ये है कि जब कोई बस टर्न्स पर मुड़ती है, टर्न्स पर मुड़ती है, तो पैसेंजर्स अबे बार झुक जाते हैं, दूसरी तरफ झुक जाते हैं, तो ये लॉ ऑफ डायरेक्शन है। जब आप नाइफ को शार्पन करते हैं घूमने वाले उससे, शार्पनर से, कभी देखा हो चाकू को शार्प करते हुए, तो उसकी स्पार्किंग जो है टेंजेंशियल टू द व्हील होती है, ऐसा नहीं कि शार्प की जो वो है वो घूमती नजर आए स्पार्किंग, तो लॉ ऑफ डायरेक्शन की वजह से है। इनर्शिया ऑफ मास, इनर्शिया और मास में ये कि सपोज यहाँ पर कोई 20 किलोग्राम की कोई बॉडी है और यहाँ पर कोई 5 kg की है, द 5 kg को आप वो करेंगे, मूव करेंगे, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और 20 kg की ऑब्जेक्ट को आप मूव करना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दिस inertia is directly proportional to mass of the body. ये इस वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मास की वजह से। ज़्यादा जिसका वेट है उसका ज़्यादा इनर्शिया, कम वेट है कम इनर्शिया हो जाता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ। उससे पहले आपको मोमेंटम बता दें, मोमेंटम हो क्या है। दैट P is moment is equal to m into v। ये m stands for mass, v for velocity और P is momentum। इसकी डेफिनेशन देने के लिए ये फॉर्मूला ही काफी है। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी।
मास और वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट मोमेंटम ऐसे निकल जाता है। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal directly proportional to the force applied. Rate of change of momentum is directly proportional to force और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स की फिजिक्स की डेफिनेशन ये है। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि 1 न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, यूनिट न्यूटन होती है या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होती है। तो इसमें 1 न्यूटन अगर 1 किलोग्राम की किसी बॉडी को 1 मीटर मास 1 किलोग्राम हो और उसका एक्सीलरेशन आप फोर्स लगा के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दें तो देन फोर्स विल बी 1 न्यूटन। 1 न्यूटन की डेफिनेशन है। 1 न्यूटन फोर्स जब होगा जब 1 किलोग्राम की आप ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दे दें तो उसमें जो फोर्स अप्लाइड होगा आपका 1 न्यूटन होगा। ये डेफिनेशन जरूरी है तो क्योंकि इसमें क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, दिस इज द सेकंड लॉ। लेकिन बाद में जो है ये इज इक्वल टू फोर्स आ जाता है। अभी करके बताते हैं अब हम आपको। लेट मास ऑफ द बॉडी इज m, its initial velocity u, उसमें फोर्स अप्लाई किया गया F, तो आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी is v. Now initial momentum mu, initial velocity into mass, final momentum mass into final velocity, change in momentum दोनों को माइनस कर दीजिए। एम वी माइनस एम यू, ये हो जाएगा एम कॉमन ले लीजिए वी माइनस यू, और रेट चेंज इन मोमेंटम, रेट के लिए टाइम से डिवाइड कर लीजिए एम वी माइनस यू अपॉन टी। मोशन का पहली इक्वेशन है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इसमें से u ट्रांसपोजिशन दे दिया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, टी को नीचे ले दिया v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, ये होगा m a एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f फोर्स के प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल में चेंज करने के लिए आपको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा k से। k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस साइन को जब भी इक्वल में चेंज करना होता है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है।
अब 1 न्यूटन फोर्स की परिभाषा, डेफिनेशन यहां काम आएगी। इफ m इज इक्वल टू 1 kg और a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन f इज इक्वल टू 1, ये रख दीजिए। 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 इंटू 1, यहां से k इज इक्वल टू 1 आया, तो आ गया f इज इक्वल टू ma। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये आ गया। उसने दिया था डायरेक्ट मोशन टू कांस्टेंट की वैल्यू बहुत आगे इजी। फोर्स की सही परिभाषा ये भी है, पुश एंड पुल से बात नहीं बनती। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। और भी फोर्स की परिभाषा दी जा सकती है। ये फोर्स का यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इसकी मास की है केजी, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन के नाम पर इसे न्यूटन रख दिया, न्यूटन एन। यहां सेकंड लॉ ऑफ मोशन फिनिश होता है। नाउ न्यूटन थर्ड लॉ स्टेटमेंट है, फॉर एवरी एक्शन ये थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, माइनस साइन अपोजिट के लिए, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ ये लगता है, सपोज आप फायर करते हैं गन से फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है, उसकी रिएक्शन होती है, उसको पुश बैक होती है, वो गन पीछे को झटका देती है। और दूसरा, जब रॉकेट जाता है, रॉकेट का फ्यूल नीचे आता है, जिस उससे गति से आता है उतना ही ज़्यादा गति से ऊपर रॉकेट उड़ता है। तीसरा, जो स्प्रिंकलर होता है उसमें पार्क में इसमें पानी इधर निकलता है और ये वाटर इज कमिंग लाइक दिस, और ये इसका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। इस फव्वारा, स्प्रिंकलर फव्वारा जो होता है, जिधर वाटर निकलता है वो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। रॉकेट का उड़ना, ये वाटर स्प्रिंकलर का घूमना, और गन फायर गन का पिस्टल का रिकॉल बैक होना, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से था। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ कंजर्वेशन वर्ड आ जाए, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। मोमेंटम ना तो पैदा किया था एक्स्ट्रा, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टू बॉडीज दे आर कोलाइडिंग, एक्टिंग अपॉन ईच अदर, then their momentum before collision is equal to momentum after collision. Momentum is considered means momentum before collision is equal to momentum collision, provide that no external force is not being applied। बाहर का फोर्स नहीं है, वो आपस में ही रिएक्ट कर रही हैं, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन। तो ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम है। इससे हम इतना ही है, आइडिया ही है। 9th क्लास में 11th में इसका डेरिवेशन भी है, तो वो डेरिवेशन हम करते हैं कि m1 मास है पहले ए व्हीकल का, दूसरे व्हीकल का मास m2 है। दे आर रनिंग ऑन द रोड
पहले का इनिशियल वेलोसिटी u1 है, दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी u2 है, इसके बाद में एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में टाइम t लगता है। तो इसमें ये बी वाली जो व्हीकल है ये तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, उसमें टक्कर लगती है, एक्सीडेंट होता है, और इसका वेलोसिटी v2 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है। इनिशियल मोमेंटम of A is equal to m1 u1 initial momentum of B is equal to m2 u2 final momentum after time t, final of A is equal to m1 v1, final momentum of B is equal to m2 v2. Change in momentum of A, m1 v1 minus m1 u1, तो ये हो गया m1 v1 minus u1. Force, rate of change of momentum, time, if time of accident is t, rate of change of momentum upon t is equal to force m1 v1 minus u1 upon t force on A. Similarly, rate of change of momentum applied force होता है, इसलिए ऐसा आया. Similarly, force acted on B is equal to m2 v2 minus u2 upon t. According to third law, F1 is equal to minus F2. Action is equal and opposite reaction. तो यहाँ करिए m1 upon t, t1 v1 minus u1 is equal to m2 v2 minus u2 अपॉन t, और माइनस साइन और आ जाएगा यहाँ. t से t कैंसिल, या m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस साइन का माइनस m2 v2 प्लस m2 u2. तो m1 v1 को m1 v1 प्लस इसको ट्रांसपोज दे दिया m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 है ये. m1 u1 इसको ट्रांसपोजिशन इधर दे दिया प्लस m2 u2. दिस इज इनिशियल मोमेंटम, इट इज फाइनल मोमेंटम. तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इस तरह ये प्रूव हो गया. फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ. 9th क्लास के सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, 11th में है डेरिवेशन. 9th में तो सिंपल इसका समझाना था, डिस्क्रिप्शन था, वो हो गया, ये भी हो जाएगा. तो एक्स्ट्रा चीज़ है. तो अब ये चैप्टर ख़त्म होता है, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे सेकंड वीडियो में. फिर एक बार पहले लेक्चर को सुनिएगा, फिर नोट्स ले लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से,
उसके बाद फिर दोबारा सुनिए, बिल्कुल समझ आ जाएगा। और न्यूमेरिकल कराएंगे तो और भी अच्छी समझ में आ जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, और अच्छी अच्छी वीडियो आपको देते रहेंगे। हमने सोचा है कि 9, 10, 11, 12 तक आपको वीडियो देते रहेंगे। उसके न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। हमारी इच्छा है आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देते रहें। इसके लिए आपको कमेंट्स देने होंगे, हमें सुझाव देने होंगे। थैंक यू।